इसके पास वो क्या है, वो है ऑब्वियसली चाइना। चाइना और द डिस्टेंस फ्रॉम यूएस फ्रॉम दिस थिएटर, जहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है। थिएटर मतलब जहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, जो कि इंडो पैसिफिक रीजन है। तो इन लोगों ने मिलकर क्वाड बनाया, और क्वाड के अलावा एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है। क्वाड में जो कंट्रीज हैं, मेजरली लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। इनके बीच में मैकेनिज्म है 2+2 मैकेनिज्म। 2+2 मैकेनिज्म जहाँ मिनिस्ट्री लेवल पर डायलॉग होता है। इससे होता क्या है कि जब मिनिस्ट्री लेवल पर डायलॉग होगा, तो जनरली जो कोई अगर प्रपोजल गया या जनरली कोई डिस्कशन होती है, उसको होने में बहुत टाइम लगता है। और इंडिया तो वैसे ही बदनाम है, ब्यूरोक्रेटिक डायलॉग होता है। इससे होता क्या है कि जब मिनिस्ट्री लेवल पे डायलॉग होगा, तो जनरली जो कोई अगर प्रपोजल गया या जनरली कोई डिस्कशन होती है, उसको होने में बहुत टाइम लगता है। और इंडिया तो वैसे ही बदनाम है ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स के लिए, रेड टेपिज्म के लिए। तो जब मिनिस्ट्रियल टॉक्स डायरेक्ट होती है वन ऑन वन से, पहले सेक्रेटरी लेवल टॉक होती थी, उसको मिनिस्ट्री लेवल तक ले जाया गया। इसका मतलब कि और ज़्यादा स्विफ्ट हो जाती हैं चीज़ें, जिससे कि क्वाड भी और उनके बायलैटरल रिलेशंस भी और मल्टीलैटरल रिलेशंस भी बेहतर तरीके से स्मूथली आगे बढ़ पाते हैं। तो ये जो कॉम्पिटिशन है, जो डिफरेंसेस है, उसको कम करके कॉपरेशन की तरफ बढ़ने के लिए एक उम्दा कदम है, जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इंडिया का ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो यूएस के साथ हो रहा है। इसमें इनका जो मेन काउंटर है वो कौन है? चाइना और चाइना के इनिशिएटिव। उसमें चाइना का जो प्रमुख एक हथियार है बीआरआई, और क्या है, डेट ट्रैप, और क्या है, सलामी स्लाइसिंग या फिर सलामी टैक्टिक्स, जो छोटे छोटे टुकड़े करके कब्जा करते हैं। इनमें जो दो एरियाज हैं, यहाँ पर इनका जो मेन की एस्पेक्ट है कि क्यों आखिर डेट ट्रैप हो रहा है, क्यों अफ्रीका में उसकी पहुंच पड़ रही है, क्यों इकोनॉमी उनसे लोन ले रही है, क्योंकि कोई और मैकेनिज्म उतना अच्छा नहीं है। आपके मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जो है, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये जो अपने साथ में किसी भी काम को लेकर जो बाउंडेशंस लगाते हैं, जो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, वो काफी मुश्किल होते हैं कंट्रीज को अलाइन करने के लिए। उनको अपनी ट्रेड पॉलिसी बदलनी होती है। अगर आप आईएमएफ से लोन लोगे, तो आईएमएफ आपको लोन देगा कि भाई रिएडजस्ट करो चीज़ों को, लेकिन आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा और ऊपर बनाना पड़ेगा, ताकि वो उनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ, यहाँ पे आप वापस दे पाओगे पैसा, वरना आपको इजीली पैसा देते नहीं है। बल्कि चाइना विल गिव यू इजी लोन्स, और ऐसे लोन्स देगी जो कि हो सकता है कि आपको शॉर्ट टर्म लगेगी बड़ा अच्छा लोन है, क्योंकि इट विल बी वेरी इजी टू गेट, बट आप बाद में जंगल में फंस जाओगे। तो और फाइनेंसिंग जो होती है ट्रेड की, जो लोन की होती है, वो भी काफी ओपेक होती है। आपको पारदर्शिता नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और वो अपने लोग खुद लेके आते हैं। वो ये नहीं देखते कि जो लोन का अमाउंट है, जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रहा है, उससे आपको फायदा है कि नहीं। चाहे वैसे सीपीएल जो नेपाल में दिखा उसकी हम बात कर ले, चाहे हमन टोटा की बात कर लें, चाहे ईस्ट कंटेनर पोर्ट की बात कर ले, चाहे ग्वादर में जो सीपेक का बड़ा सा नेटवर्क उनका बन रहा है, तो बलूचिस्तान का क्या हो रहा है उनको पता नहीं। बलूचिस्तान वो रीजन है पाकिस्तान का जहाँ पर ग्वादर पोर्ट बन रहा है, तो पाकिस्तान के उस प्रोविंस का क्या हाल है उससे उनको मतलब नहीं। वो अपने वर्कर्स लाते हैं, अपने खुद से सब कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए जो लेवल ऑफ इशूज़ है, वहाँ पर आपको दिखेगा 3 लेवल पर है। एक फाइनेंसेस, दूसरा ओपेकनेस। तो जो ओपेकनेस है, यानी पॉलिसी क्लियर नहीं होती और स्टेक होल्डर्स क्लियर नहीं होते, उससे ऐसा होता है कि देश अक्सर फंस जाते हैं इसमें, और वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते। तो ट्रांसपेरेंसी को ध्यान में रखते हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, कितने फीजिबल हैं, कितने वायबल हैं, क्या वो अपने आप में सस्टेन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए लोगों ने बोला भाई एक ब्लू डॉट नेटवर्क बनाते हैं। ब्लू डॉट नेटवर्क अमेरिका का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके तहत ये जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सर्टिफाई करेगा कि ये प्रोजेक्ट क्या सोशली सस्टेनेबल है कि नहीं, क्या इस देश के लिए जो ये प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली वायबल है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं बाद में फंस जाओगे, क्या इन्वायरमेंटली सही है कि नहीं, जो लॉज एंड रेगुलेशन है इंटरनेशनल, क्या इसको ये पूरा कर तो रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर आपने लोन लिया किसी देश से, उसने आपको पैसे दे दिए और आपने एक ऐसा प्रोजेक्ट फंड कर दिया, क्रिएट कर दिया, जो कि असल में इंटरनेशनल नॉर्म्स के खिलाफ है, और जो उसकी फाइनेंसिंग है, जो ये घूस लोन्स आपको मिल रहे हैं, ये क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। तो जो भी प्रोजेक्ट इसके थ्रू फंड आउट होंगे, दे विल बी कंसिडर्ड वायबल, ट्रांसपेरेंट, और दिखाएगा कि बेहतर स्थिति में, तो बीआरआई के मुकाबले एक बेहतर आपको आउटलुक दे रहा है ये, विच इज योर ब्लू डॉट नेटवर्क। इसी के साथ अगर आप देखो तो दो और इनिशिएटिव है। एक है एससीआरआई इनिशिएटिव, जो इंडिया जापान और ऑस्ट्रेलिया का नेटवर्क है, विच इज सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। इसके तहत इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर इस पूरे रीजन में सप्लाई चेन के नए नए स्ट्रक्चर्स और बेहतर इनिशिएटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा एक और इनिशिएटिव है जो कि इंडिया जापान का है, जो कि है एफ्रो एशियन ग्रोथ कॉरिडोर, जिसको जापान फंड करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों इनिशिएटिव देखो। इसके अलावा जो जापान अपनी ओडीए होता है, ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिसके तहत उन्होंने दिल्ली मेट्रो को फंड किया, कई जगह वो पैसे प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म है, जो जापानीज जो फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, ओडीए हो गया, इंडिया जो अपना सपोर्ट दे सकता है एससीआरआई के थ्रू, या फिर सागर इनिशिएटिव है, या फिर चाइना अमेरिका का जो ब्लू डॉट नेटवर्क है, ये सब मिलकर एक पॉइंट के बाद कलेक्टिवली काउंटर कर पाएगा बीआरआई को। क्योंकि बीआरआई के जो भी इशूज हैं, जैसे पहले फंडिंग के मैकेनिज्म को लेकर इशूज हैं, तो उस पर आपका जापान वाला हो गया जो सस्ता लोन मिलता है आपको कम इंटरेस्ट रेट पे, वो ब्लू डॉट नेटवर्क सर्टिफाई भी हो जाएगा, क्योंकि वो सस्टेनेबल है, फाइनेंशियली वायबल प्रोजेक्ट्स को कैटर करते हैं, डेमोक्रेटिक सेटअप है, और फिर आपको ऑल अलग स्टेक होल्डर्स को इसमें आप इन्वॉल्व करके एक बेहतर प्रोडक्ट बना सकते हो, जो कि चाइना के बीआरआई को काउंटर कर पाए। तो ये इन चीज़ों को टारगेट करते हुए दीस कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर एंड फॉर्मुलेटिंग अ होल बंच ऑफ थिंग्स, जो हम क्वाड जब पढ़ेंगे तो और डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये और एक जो इंपॉर्टेंट डायमेंशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है कि भाई यहाँ आप देख रहे हो कि अभी रिसेंटली आप देखो साल क्वाड ने क्या किया। क्वाड ने एक और इस बार 2022 इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव लॉन्च किया, आईपीएमडीए। ये क्वाड ने साल लॉन्च किया आईपीएमडीए, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। इसके तहत इनकी कोशिश है जो भी इस मैरीटाइम इलाके में है इंडो पैसिफिक में, उन सबके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करना, उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना, ताकि वो सब अवेयर हो पाए कि जो मैरीटाइम कंसर्न्स हैं उसके उनके जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है, कैसे उसको डेवलप कर सकते हैं, वहाँ फोकस करें। सो इट इज अ इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। क्या करेगा मैरीटाइम डोमेन में, क्या फायदा होगा ये अगर इंडिया और क्वाड की जो कंट्रीज है आपस में इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगी, बाकी जो यहाँ के इन्फॉर्मेशन सेंटर है इस रीजन में और ये फ्यूजन सेंटर्स है वहाँ पर, मतलब जो और इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके साथ जिनमें कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर्स, फ्यूजन सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे। तो इस डोमेन अवेयरनेस के थ्रू होगा क्या, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से, कि जो ब्लैक शिपिंग होती है या डार्क शिपिंग होती है या फिर टेक्टिकल मूवमेंट होती है ऐसे शिप्स की, ऐसे प्रोजेक्ट्स की जो कि खतरनाक हो सकता है, जो स्नूपिंग कर रहा हो, या फिर जो इस इलाके में पायरेसी को बढ़ावा दे सके, या जो मिलिट्री शिप्स होते हैं इन द नेम ऑफ, जो कमर्शियल शिप्स के नाम पे मिलिट्री शिप्स घूम रहे होते हैं, ताकि वो सर्विलेंस कर सके, ऐसी चीज़ों को पॉइंट आउट करना, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन सेफ, सिक्योर और साउंड रह सके। तो उसके लिए उठाया गया कदम है। तो भाई ये किसके खिलाफ होगा आईपीडीए में? ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ होगा। तो क्वाड जैसे इनिशिएटिव से किसको दिक्कत है? सबसे पहले चाइना को दिक्कत है। दूसरा, रशिया भी खुश नहीं है। इंडोनेशिया और आसियान ने भी उतना अच्छा स्टेटमेंट नहीं दिया इसके बारे में। इंडोनेशिया को तो ये लग रहा था कि भाई, या वियतनाम को लग रहा था कि अगर आप ऐसे इनिशिएटिव लाते हो तो शायद ये रीजन मिलिटराइज हो जाए, इंडो पैसिफिक का वो खतरनाक हो सकता है। बाकी आपको रशिया को लग रहा है कि इंडो पैसिफिक इज अ, उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, इट इज एन इन्वेंटेड कॉन्सेप्ट जस्ट टू
पुश द अमेरिकन एजेंडा इन दिस रीजन। वो इन्होंने राइसिंग डायलॉग जब इंडिया में हुए थे वहाँ पर ये उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था, डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा था, उनके जनरल ने भी कहा था, बट वो इंडिया पर डायरेक्टली उंगली नहीं उठाते हैं। वो कहते हैं अमेरिका का ये बस चाल है ताकि इस रीजन में और ज़्यादा मिलिटराइजेशन फैल जाए। चाइना ऑब्वियसली कहता है कि इट इज अ टेक्निकल टूल ऑफ वेस्ट टू फर्दर क्रिएट रिफ्ट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज इन द रीजन व्हिच शुड बी स्टॉप्ड एंड डिफीटेड। ये कहना उनका, भाई क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि भाई ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे लिए। इसी में अगर आप और देखो कि जो स्टेप है इंडिया और यूएस में मिनिस्ट्रियल डायलॉग होता है, किन एरियाज पे की एग्रीमेंट्स हुए हैं, टेक्निकल कॉर्पोरेशन, अर्थ साइंसेस, न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पे, पोस्टल सर्विसेज पे, आयुर्वेद और कैंसर रिसर्च के ऊपर। तो यू कैन सी साइंस एंड टेक, एजुकेशन और आपका साइबर सिक्योरिटी हो या एनर्जी कॉर्पोरेशन हो, हर जगह इंडिया और यूएसए लगातार कोशिश कर रहे हैं चीजें बढ़ाने की। इंडिया एज अ बैलेंस टू चाइना, वी ऑलरेडी डिस्कस अ लॉट अबाउट इट, कैसे वो देखते हैं इंडिया को एज अ टूल जो कि बड़ा क्रूशियल है यूएस पॉलिसी के लिए, टू कंटेन चाइना इन द इंडो पैसिफिक, टू कंटेन चाइना आल्सो इन द टेक्नोलॉजिकल, साइबर एंड स्पेस वॉरफेयर और स्पेस कॉम्पिटिशन। हाउ? अब अगर आपको टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर लड़नी है किसी से, टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटिशन में अगर आपको किसी कंट्री के साथ, सो यू नीड रिसर्चर्स, यू नीड एलाइज which are good enough with technology, those who can sustain with you। तो वहाँ पर अगर 5G की बात करें, इंडिया इज अ मेजर प्रोपोनेंट। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंडिया इज डेवलपिंग एज वन सच एरिया जहाँ पर आपने आप जो मेजर देखो आज के टाइम में जब चाइना का आर्म ट्विस्टिंग हुई थी ट्रेड को लेके, यू नीड रिसर्च एंड यू नीड डेवलपमेंट एरियाज लाइक रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ मेटल्स। उसके लिए इंडिया इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद जापान, ऑस्ट्रेलिया की जो इंडियन ओशन का रीजन है, जो पैसिफिक का रीजन है, वहाँ पे खनन किया जाए, वहाँ पे इसकी माइनिंग की जाए, सो दैट दे कैन फाइंड कुछ इंडिया में मिलता है। देन दे कैन ऑल्सो कोलैबोरेट विद इंडिया बिकॉज इंडिया इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिया इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, एआई। तो इंडिया को जो नो हाउ है, जो R&D में फंडिंग की कमी है, वो अगर प्रोवाइड करे तो इंडिया कैन प्रोवाइड द मैन पावर। जैसा हमने देखा इन केस ऑफ कोविड, व्हेन दे हैड टू टैकल द कोविड, दे हेल्प ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग API, बाय प्रोवाइडिंग फंडिंग। इंडिया वाज एबल टू प्रोवाइड द ऑस्ट्रेलियन लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी थी, सो दे डिड डिस्ट्रीब्यूटेड मेडिसिन थ्रू दैट रूट एज वेल। तो कैपेसिटी बिल्डिंग के मामले में भी इंडिया कैन कंटेन चाइना। तो आप सिर्फ ये मत देखना इंडो पैसिफिक में, इसके अलावा भी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो गई, इंटरनल बैलेंसिंग की बात हो गई, एज अ ट्रेडिंग पार्टनर की बात हो गई, एज अ टूल टू केटर टू लिटरल नेशंस जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, वहाँ की बात आ गई। इसके बाद सॉफ्ट पावर, इन द डोमेन ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होता है भाई? देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे उम्मीद आपको पता होगा पर मैं रिपीट करता हूँ, सॉफ्ट पावर वो कंपोनेंट होते हैं जो एक देश के प्रति आपको बताते हैं कि भाई इस देश का सामान लेना चाहिए बिना किसी बंदूक तो या बिना किसी दबाव के। इसका मतलब आपको उस देश की कहानी, उस देश के वैल्यूज इतने अच्छे लगते हैं या उसकी इमेज आपके पास इतनी अच्छी है, बोलते हैं ये देश अच्छा होगा, यहाँ कभी घूमने जाएंगे, यहाँ कभी देखने जाएंगे इस जगहों पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूँ कि कौन सी जीन्स अच्छी है, तो आपको लेवाइस, कौन सा फोन अच्छा, आपको एप्पल। कहाँ पर बस बिल्डिंग्स होती है देखने में, मैनहट्टन। कहाँ के लोग बड़े मजे से रहते हैं, आपको ना अमेरिका में, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड, आपको मैकडॉनल्ड्स पता होगा। तो वो क्या है? इट इज अ सॉफ्ट पावर। तो अगर आपको मैं दो ब्रांड्स दिखाऊँ, एक ब्रांड रशिया का कपड़ों का, एक अमेरिकन ब्रांड्स का, तो अमेरिकन ब्रांड पिक करो क्योंकि उसकी ऐसी इमेज है। सो ट्रेडिशनली विद कंट्री विद बेटर सॉफ्ट पावर can make other countries do what they want them to do without pushing them to it. And a country with a better story has a better soft power, better culture has a better soft power. अमेरिका के पास कल्चर तो है नहीं, भाई नया देश है वो। 1700 से पहले तो कुछ था नहीं, जो कल्चर था तो उन्होंने मार दिया, जो वहाँ के रेड इंडियंस थे या जो उनके इंडिजिनस इंडियंस थे वो यूरोपियंस ने पूरे शिकार करके मार दिए। तो इट इज अ मॉडर्न कंट्री विच इज फिल्ड अप, कंट्री मेड बाय इमिग्रेंट्स। आयरलैंड से आए, इटली से आए, फिर आपके अफ्रीका से आए, कुछ एशिया से भी गए, तो उन सब ने आके देश बनाया है। इट्स अ सेटलर्स कंट्री, बट द वैल्यूज ऑफ अमेरिका, द कंपनीज ऑफ अमेरिका, द प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका, वो अमेरिका की सॉफ्ट पावर है। तो वो डेमोक्रेसी को पुश करेंगे, हॉलीवुड दिखाएगा अमेरिका जो है उनके हीरोज बचाने जाते हैं, डेमोक्रेसी को बचाते हैं वो। बाकी रशिया वगैरह को दिखाएंगे कि वहाँ गैंगस्टर्स होते हैं। सो दिस सॉफ्ट पावर, और यही सॉफ्ट पावर चाइना बिल्ड करना चाहता था। चाइना सॉफ्ट पावर बिल्ड करने के लिए क्या करा था? कन्फ्यूशियस स्कूल खोल रहा था, बुद्धिज्म को कोऑप्ट करने की कोशिश कर रहा था कि हमारा ये, और मार्शल आर्ट्स को पुश करता है, अपनी मूवीज, प्रोपेगेंडा मूवीज बनाता है। कंपेयर्ड टू इंडिया, इंडिया की RRR मूवी इतनी प्रचलित हुई, कोई कोशिश करी थी इंडिया वालों ने कि इसको प्रमोट करें? नहीं। आमिर खान की धाकड़ इतनी हिट हो गई चाइना में, इंडिया ने कोशिश भी नहीं करी, अपने आप चल पड़ी वो। सो दिस इज द स्टोरी, दिस इज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडियन कल्चर। वो जो सॉफ्ट पावर है, इट कैन प्ले अ बिग रोल इन मेकिंग कंट्रीज डिसाइड इन योर फेवर। आपको लगेगा भाई क्यों ही सॉफ्ट पावर के चक्कर में आपकी फिल्म देखी, कोई थोड़ा आपको प्रोजेक्ट दे देगा। ये रियलिटी, आपको कोई फिल्म देखी प्रोजेक्ट नहीं देगा, या कोई आपकी हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या आपकी रिलीजन के बारे में पता हो या आपकी स्टोरी पता हो तो उनको अच्छा नहीं लग जाएगा। पॉइंट ये है, इट गिव्स यू अ सेट ऑफ अ सेंस ऑफ एक्सपोजर। आपके कल्चर के बारे में लोगों को पता तो आपको टूरिस्ट जाना होता है, टूरिज्म ज़्यादा होगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, दे विल फील मोर ओपन टू यू। तो जैसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं, आना जाना बढ़ता है, तो उसी के साथ साथ ट्रेड रिलेशंस और बाकी एस्पेक्ट भी बढ़ते हैं। और इंडिया की जैसी सॉफ्ट पावर है अफ्रीका में कहीं बेहतर है चाइना से। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी जो एस्टैब्लिश में खुद के कॉम्पिटिशन से गई, टाटा की बात करें, जो बजाज की बात करें, तो जो टू व्हीलर मार्केट है अफ्रीका में पूरी तरह से इंडियन कंपनी ने कैप्चर कर रखा है। सारी चाइनीज कंपनी को धूल चटा दी उन्होंने। और वहाँ जो इंडियन कंपनी जाकर इन्वेस्ट भी करती है, वो जो अपने प्लांट्स भी लगाती है, वहाँ पे अफ्रीकन लोगों को हायर करती है, जिस मामले का एग्जाम्पल ले लें। बल्कि चाइना जाएगी तो अपने लेबर्स खुद लेके जाती है और एक बबल की तरह काम करती है, जबकि इंडिया ऑपरेट्स एज अ पीपल्स, इंडिया की कंपनी प्राइवेट कंपनी प्रॉफिट मोटिव से जाती है, स्टेट का सपोर्ट तो होता नहीं। सो दे टेक इनटू कंसीडरेशन लोकल कम्युनिटी, उनके भी पार्टिसिपेशन होता है, तो इट मेक्स देम फील इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, और इसलिए इंडियन इमेज ज़्यादा बेटर है। और सिमिलरली यूएसए कैन यूज दैट सॉफ्ट पावर ऑफ इंडिया विद, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर अच्छी है। तो जो कंट्रीज से वियतनाम की हिस्ट्री थोड़ी अमेरिका के साथ खराब रही है, लेकिन हालांकि अब वियतनाम यूएस के संबंध सुधर गए, बट स्टिल वियतनाम हैज बेटर रिलेशंस विद इंडिया। सो इंडिया कैन प्ले अ रोल ऑफ एंगेजिंग विद वियतनाम। तो ये एक अच्छा स्तर है, और इंडियन ओशन रीजन में इंडिया कैन प्ले अ मेजर पार्टनर टू यूएस इन फुलफिलिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, बट एट द सेम टाइम सर्व द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया एज वेल। दोनों का समन्वय होना ही इंपॉर्टेंट है, और एक मेजर डिफेंस पार्टनर भी है, एक मेजर ट्रेड पार्टनर भी है, एक मेजर स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी रियलिटी है। तो इसके लिए जो स्टेप्स उठाए गए, 2+2 मिनिस्ट्रियल टॉक की बात होगी, प्राइम मिनिस्टर विजिट, प्रेसिडेंट विजिट, तो आप इसमें क्या क्या मेंशन करोगे? प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई थी यूएस में, डोनाल्ड ट्रंप की जो अहमदाबाद विजिट थी वो, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। जो इशूज है वो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। और इंडिया की जो रेलेवेंस है आपको पता लगता है कि जो इस इंडिया और अमेरिका पार्टनरशिप है, इसको बाय पार्टीसन सपोर्ट प्राप्त है, दोनों दो मेजर
पॉलिटिकल पार्टीज अमेरिका में जो एक के बाद एक चुन के आती हैं, या दो ही मेजर पार्टीज हैं वहाँ पर, एक है रिपब्लिकन और एक है डेमोक्रेटिक। इससे पहले जो अभी जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप वो रिपब्लिकन पार्टी के थे। रिपब्लिकन पार्टी से पहले फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट थी बराक ओबामा से पहले जो थे वो रिपब्लिकन थे जॉर्ज बुश के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की शुरुआत करी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की। अंडर बराक ओबामा ने देखा और सुधार हुआ, और अभी जो आप देख रहे हो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी कुछ चीजें सुधरी, कुछ चीजें खराब हुई। जो बाइडेन के टाइम में अगेन वी आर सीइंग रिलेशनशिप जो इंडिया यूएस की इट इज गोइंग इन एन अपवर्ड डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि भाई कोई अगर दूसरी पार्टी की सरकार आ रही है तो इंडिया और उनके संबंध बुरी तरह बर्बाद हो जा रहे हैं। इट मींस इंडिया हैज द बायपार्टिसन सपोर्ट, इट शोकेसेस द रेलेवेंस ऑफ इंडिया इन यूएस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी। ऑल्सो एट द सेम टाइम जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी उनमें अगर आप लेफ्ट को छोड़ दें तो जनरली जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स थी दे वर अगेंस्ट यूएसए, बाय बिकॉज दे वर बेसिकली सोशलिस्ट ओरिएंटेड, और पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे जहां ऐसा लग रहा था कि अमेरिका माइट प्ले अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। बट नाउ वी आल्सो सी इन इंडिया इट इज इंडिया और अमेरिका रिलेशनशिप को लेकर भी एक बायपार्टिसन सपोर्ट है। जो 1-2-3 एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर डील जिसे हम कहते हैं, इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील, वो अंडर मनमोहन सिंह इन यूपीए 1 हुई थी। यूपीए 2 में रिलेशंस और बढ़े, अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी वी आर सीइंग अगेन इंडिया गवर्नमेंट में भी पुश किया गया इंडिया यूएस रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की, क्योंकि रियलिटी एक टेक्नोलॉजी हो, चाहे एनर्जी हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, हर जगह दे आर ट्राइंग टू गो अहेड एंड इंक्रीज द रिलेशंस। स्पेसिफिकली अब जब बात कर लो आप सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन की, आप लोगों ने डील कर ली सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन 2007 में, 2008 में साइन भी हो गया, लेकिन जो रिएक्टर्स बनने थे वो कभी पूरे नहीं हो पा रहे थे। क्यों? इसके पीछे कई कारण थे। पहला, इंडिया के साथ जापान का सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट नहीं था। कई सारी कंपनी जो अमेरिका में ऑपरेट करती है उनका जो सोर्स मटेरियल है वो जापान से पहले आता था, तो जापान ने क्योंकि इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा था ऑन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे, एटॉमिक बॉम्ब, और जब जापान की एक पैसिफिस्ट पॉलिसी रही है, तो जब तक वो क्लियरेंस नहीं मिलती वो चीजें वहां से आ नहीं सकती थी। तोशिबा एक इंपॉर्टेंट कंपनी थी जो इस पे काम करती थी, वो इज जापान बेस्ड। कुछ टाइम बाद वो दिवालिया हो गई, उसको लेकर इश्यूज आ गए। वेस्टिंग हाउस जो कंपनी काम करती थी उसको इश्यूज आ रहे थे इन प्रोक्यूरिंग सर्टेन इक्विपमेंट्स। इंडिया के फाउंडेशन एग्रीमेंट नहीं हुए पड़े थे, लेकिन बाद में टाइम के साथ इंडिया ने जापान के साथ भी एग्रीमेंट किया, और इस जो वेस्टिंग हाउस कंपनी है फाइनली started the preparatory work in अरुणाचल प्रदेश 6 आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसके ऊपर। सो इट्स अ पार्टनरशिप जिसके तहत आपके काम स्टार्ट हुआ है। फिर एक बहादुरगढ़ के पास हरियाणा में भी बात की जा रही है जहाँ पर स्कूल है जिसमें रिसर्च के ऊपर काम कर रहा है, एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम्स के ऊपर, रेडियो आइसोटोप्स, रेडिएशन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। सो एजुकेशन सेक्टर की जब आप बात करते हो, सो इट इज नॉट ओनली अबाउट MBAs और ओनली अबाउट हाउ इंडिया यूएस कैन कोलैबोरेट ऑन techies or on scientific research, on pharma research, but also in areas of nuclear research, radiation technologies, nuclear energy systems, AI, robotics. So Indian diaspora also plays a big role in it because diaspora can help, help build public opinion in your favor. अगर किसी देश के नागरिक आपके देश में ज़्यादा है, वो अच्छी अच्छी जगहों पर है, दे हैव मोर सोशल प्रेजेंस और पब्लिक प्रेजेंस, तो उस देश के प्रति पॉलिसी मेकर्स में भी एक पॉजिटिव भावना उत्पन्न होती है, एंड दे स्टार्ट टू लुक दैट कंट्री इन अ पॉजिटिव लाइट। अब 2 एग्जांपल देता हूँ आपको, अफगानिस्तान और तजिकिस्तान में किसी लीडर को आप नहीं जानते हो। अफगानिस्तान का नाम सुनते ही आपको अगर असमा बिन लादेन याद आ रहा है, मुजाहिदीन से याद आ रहा है, तालिबान याद आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको लगेगा तजिकिस्तानी बेटर है भाई, अफगानिस्तान में तो टेररिस्ट है। आई चेंज दैट एंड आई पुश अ कंट्री लाइक लेट्स से ब्राजील या अर्जेंटीना। आप सोचोगे मेसी या रोनाल्डो या रोनाल्डिनो या रिवाल्डो, फुटबॉल से आप कनेक्ट करोगे, पर फुटबॉल से इंडिया अर्जेंटीना के रिलेशन का कुछ लेना देना नहीं है, बट जो इमेज उभरती है इट्स अ पॉजिटिव इमेज। सो सिमिलरली इट हैपेंस अक्रॉस द टेबल, पॉलिसी मेकर्स में भी ऐसा होता है, इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो दैट इज हाउ वी कैन से डायस्पोरा प्लेज अ बिग रोल, और इंडिया के मेजर जो उनकी कंपनीज है, द CEOs आर ऑब्वियसली इंडियन, मेनी CEOs आर इंडियंस, एंड दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल एंड दे सेंड अ लॉट ऑफ रेमिटेंसेस बैक टू इंडिया, एंड आल्सो दे हैव आल्सो रीच्ड अ स्टेज जहां पर वो लॉ मेकर्स भी बन रहे हैं धीरे धीरे, और दे आर इन पॉलिसी मेकिंग सेंटर्स एज वेल। सो इंडिया कैन लेवरेज दैट कनेक्शंस एज वेल। ऐसा नहीं कि भाई वो अमेरिका के नागरिक हैं, याद रखना चाहिए, दे आर नॉट इंडियन सिटीजंस, दे आर नॉट सपोज्ड टू सर्व इंडिया, दे आर सर्विंग यूएस। इट इज जस्ट बिकॉज दे आर ऑफ इंडियन ऑरिजिन, और द प्रेजेंस ऑफ देम इन दैट प्लेस प्रोवाइड्स अ आउटरीच, एन अपॉर्चुनिटी टू आउटरीच, ताकि आप वहाँ एक जगह बना पाओ। सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी इन दैट रिगार्ड। बाकी मल्टीलैटरल फोरम में अब जाकर यूएस ने बोला कि वो शायद यूएन में इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप को सपोर्ट करेगा, और एनएसजी पे भी इंडिया का सपोर्ट उन्होंने किया न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे, पर न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप पे किसने टांगड़ा रखी है? चाइना ने। एनएसजी के अलावा जो और एरियाज है, चाहे वासेनार एग्रीमेंट की बात हो, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, उन सभी MTCR की बात करें, उन सभी में ऑलरेडी इंडिया हैज़ एंटर्ड, तो नेगोशिएशन चल रही है वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जब कोविड आया तो हमें इस रिश्तों में कुछ चिंक्स दिखे, कुछ दिक्कतें दिखी। क्या दिक्कतें दिखी भाई? इंडिया को API सप्लाई करने से मना कर दिया था इन्होंने, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, जिससे कि कुछ दवाइयाँ बनती थी। और बिग फार्मा, अमेरिका की जो फार्मा कंपनीज है, $multi-billion कंपनीज हैं, उनको इंडियन कंपनी से बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि इंडियन कंपनी जो है वो मान के चलो रिसर्च डेवलपमेंट करती है, एक वैक्सीन बनाती है, किसी दवाई बनाती है, किसी इलाज के लिए, वो चाहती है अगर उन्होंने $1 बिलियन इन्वेस्ट करके रिसर्च डेवलपमेंट करी किसी चीज़ के ऊपर, उसके बाद उसको वो जितना प्रॉफिट कमा सके उतना कमाए। अगर $1 बिलियन रिसर्च किया है, उसके बाद प्रोडक्शन में किसी दवाई का कॉस्ट मान लो आ रहा है, R&D प्रोडक्शन मिला के कोई एक टैबलेट अगर $10 की पड़ रही है तो उसको $25 में बेचेंगे वो, क्योंकि भाई इट्स अ फ्री मार्केट, न्यू लिबरल सोसाइटी। जबकि इंडियन कंपनीज को क्या करेंगे, उसी चीज़ को $2 में बना के बेचेंगे, इनके पास मार्जिन कम रहेगा पर वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा। अफ्रीका में जो एड्स खत्म हुआ, वो पूरी एड्स की जो दवाइयाँ खत्म नहीं हुआ, मतलब उसको कंट्रोल किया गया। इट वाज अ बिग पैंडेमिक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट पैंडेमिक बट एपिडेमिक, काफ़ी तेज़ी से फैल रहा था। उसे कंटेन करने में इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज का एक बड़ा रोल था, जिन्होंने अफोर्डेबल दवाइयाँ बनाई एंड सप्लाइड दैट। अगर अमेरिका के चक्कर में रहते तो वो दवाइयाँ कभी पहुँच नहीं पाती। तो बिग फार्मा क्या करेगी भाई? कोई कंपनी बहुत बड़ी है तो क्या करेगी? दे फंड द पॉलिटिशियंस एंड दे हैव अ लॉट ऑफ लॉबिस्ट, उनके लॉबिंग वाले बहुत से लोग पार्लियामेंट में भी हैं, मीडिया में भी हैं, एंड दे ऑलवेज पुट प्रेशर टू कंटेन द लेवल्स ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। दे पुश इंडिया कि भाई आप अपने IPR रिजीम्स को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का विवाद लगातार इंडिया और वेस्ट के बीच में बना हुआ है, चाहे इंडिया हो जापान के साथ, इंडिया हो यूएस के साथ, इंडिया हो यूरोपियन कंट्रीज के साथ। असल में IPR ऐसा होता है कि आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की तो आपको कुछ समय के लिए उसके ऊपर एक्सक्लूसिव पेटेंट दिया जाता है कि 20-25 साल तक आप केवल यही आप ही इसको बना सकते हैं। लेकिन भारत में एक कॉन्सेप्ट है
कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाला, जिसके तहत अगर आपको लगे कि कोई बीमारी का इलाज की कोई दवाई है जो जनहित में बड़ी महत्वपूर्ण है, एक समाज के बड़े वर्ग को उससे फ़ायदा पहुंच सकता है, और अगर आपने इसको प्राइवेटाइज किया तो उस वर्ग को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, उन केसेस में जो कंपनी है उसका पेटेंट किसी और को दिया जाता है, जो दूसरी कंपनी है उसको सस्ते में प्रोड्यूस करती है, जिस कंपनी का पेटेंट उन्होंने लिया उसको कुछ रॉयल्टी देती है, और जो दवाई बेच के उनको जो भी प्रॉफिट मिला उसमें एक शेयर उस कंपनी को जाता है जिसका वो ओरिजिनल में पेटेंट है। ये क्यों किया गया? ये ह्यूमैनिटेरियन नीड्स को देखते हुए जो समस्याएं फेस करते हैं महंगी दवाइयों से लोग या इस तरह की चीज़ों से वहाँ आते हैं। ये फार्मास्यूटिकल जो बिग फार्मा कंपनीज है अमेरिका की, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो, इंडिया शुड रिस्पेक्ट आईपीआर रेजिम्स। तो यहाँ जो वो अपने बायलैटरल एग्रीमेंट्स करते हैं, मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स में जाते हैं, वहाँ वो आईपीआर प्लस की बात करते हैं। और देखो बात यह है कि अगर कोई कंपनी इतनी मेहनत करके, इतनी रिसर्च डेवलपमेंट करके, टेक्नोलॉजी डेवलप करती है, प्रोसेस डेवलप करती है, प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट को चुरा लेता है तो बिल्कुल सही है, बहुत गलत बात है। इकॉनमी की बहुत मानसिक मेहनत लगती है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बट द पॉइंट इज वो प्रोडक्ट के ऊपर किया जाता है। और अमेरिका में प्रोसेस के ऊपर भी पेटेंट मिलता है, और वो क्या करते हैं प्रोसेस में हल्का सा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोलूँ खिचड़ी बनाने में, आपने चाय बनाने में आपने एक पेटेंट डाल दिया कि भाई चाय पहली बार बनाई है मैंने, तो चाय पे पेटेंट है, चाय से प्रोडक्ट। अमेरिका में प्रोसेस पे भी पेटेंट मिलता है, चाय बनाने की जो पद्धति है उस पर पेटेंट मिलता है। वो क्या करेंगे, जो नॉर्मली जो पेटेंट होता है एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, 10 साल या 20 साल तक आपको पेटेंट मिला। अमेरिकन कंपनीज क्या करेंगे, जब उन्हें पता लगता है उनका पेटेंट खत्म होने वाला है, वो क्या करेंगे, चाय पत्ती बना रही है, फिर चाय पत्ती जैसे 2 चम्मच डलता है, फिर वो 1 चम्मच डाल करेंगे भाई ये नया प्रोसेस है, अब इस पर हमें पेटेंट चाहिए। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट। वो हमेशा अपना पेटेंट बढ़ाते चले जाते हैं, उसका एवरग्रीन कर लेते हैं, जो इंडिया के लिए बहुत खतरनाक है। इंडिया नहीं चाहता ऐसा हो, वरना इंडिया के लोग जो बेसिक मेडिसिन हो गई या कई ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े लेवल पर इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और आउट ऑफ पॉकेट हो जाएगी एक लार्ज पॉपुलेशन के लिए। इसलिए आईपीआर को लेकर हमेशा इंडिया का विवाद रहता है मेजर डेवलप्ड कंट्रीज से। इसके अलावा हमें पता है कि यूएस ने जो इंडिया की राइज में बात करी कि सक्सेस, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा था कि इट इज अ बाय पार्टिसन सक्सेस स्टोरी ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, जो लगातार सपोर्ट कर रहा है। बाइडेन की पॉलिसी भी इंडिया को लेकर काफी स्ट्रेटेजिक रही है, इकोनॉमिक फोरम में बात की है, जो अमेरिका इज बैक जो उनका कॉन्सेप्ट था, उसको आप देख सकते हैं री एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी है अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में अमेरिका ने एंगेज करना अपने पार्टनर के साथ कम कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार स्टेटमेंट दे रहे थे कि अगर जापान को जरूरत है तो खुद की आर्मी बनाए, हम क्यों फिलीपींस को सपोर्ट करें, हमको साउथ कोरिया को कहे कि हमारे सिक्योरिटी देंगे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ, भाई कुछ पैसे लाओ, आर्मी अब भी खड़ी करो। तो वो एक जो कोशिश थी डिसएंगेज करने की, इस पॉलिसी को चेंज किया है जो बाइडेन ने, एंड ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ री एंगेजिंग विद द वर्ल्ड। एंड इंडिया का जो आत्मनिर्भर भारत है वो भी उसका एक कंपोनेंट है, जिसके तहत कोशिश की जा रही है कि और मार्केट को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। लेकिन अभी तक कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या कोई ऐसा न्यू ट्रेड डील होने की बात अमेरिका के साथ इंडिया की नहीं चल रही है। जो मेजर कंसर्न्स है, फॉर एग्जांपल S-400 की डील को लेकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक और ज़रा टफ स्टांस लेने की उम्मीद में दिख रहा है इंडिया को। स्पेसिफिकली यूक्रेन में जो वॉर छिड़ी है उसके बाद काटसा का क्या होगा बड़ा मुश्किल है। शायद काटसा लग जाए तो इंडिया ये डील फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा, विच कुड प्ले अ बिग स्पॉइलर टू इंडियाज पॉलिसी कैलकुलेशंस, जो चाइना को लेकर इंडिया ने क्रिएटिव बनाए हुए हैं। ईरान को लेकर जो ईरान के साथ न्यूक्लियर डील थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप ने वो कैंसिल कर दी थी। तो वो ऐसा हुआ था कि चाइना ने, ईरान कुछ न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम्स अपने रन कर रहे थे, अमेरिका ने बोला भाई बंद करो। तो क्यों बंद करें, ये लो $100 बिलियन, और जो जगह है उसका जो एडिशनल यूरेनियम है वो रशिया को भेज दो, और जो आप रिएक्टर था उसका लैब बना दो, ये कुछ और बना दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और ये एग्रीमेंट हुआ, इसे कहते हैं JCPOA, ठीक है। इंडिया ने जब अमेरिका से निकला और वो चीज़ें स्टेबलाइज होने लग गई, फिर उन्होंने ईरान के ऊपर से अपना सैंक्शन हटा लिया था। तो इंडिया और बाकी सभी देशों को लगा कि बहुत अच्छा स्टेप है, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हट रहा है, ईरान भी डीन्यूक्लियराइज हो रहा है, गुड फॉर सोसाइटी। बाद में इजरायली जासूसों ने बताया अमेरिका को कि नहीं भाई वो तो अभी भी एनरिचमेंट कर रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है लेकिन कुछ एनरिचमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं कि बॉम्ब बना रहे हैं, पर कुछ एनरिचमेंट हो रहा है। ये बातें बाइडेन साहब को पसंद नहीं आई। अब क्या होगा भाई, अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई बाइडेन ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम तो वापस जा रहे हैं, उन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया। और इतना ही नहीं, जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो उनकी फॉरेन यूनिट है आर्मी की, उसके जनरल जो है उनको मार गिराया गया अमेरिका के द्वारा। उससे स्थिति और ख़राब हो गई वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट में। और उस सिनेरियो में जब वो स्थिति ख़राब है, भारत प्रयास कर रहा है कि कैसे दोबारा नहीं नेगोशिएट किया जाए। जब डोनाल्ड ट्रंप हारे, प्रेसिडेंट बाइडेन आए, तो उन्होंने कहा कि हम दोबारा ईरान के साथ नेगोशिएट करेंगे JCPOA को। इसमें अमेरिका के अलावा EU भी है, फ्रांस भी है, ये सब भी साथ आकर नेगोशिएट कर रहे थे। ऑन चाइना अमेरिका की पॉलिसी सिंपल लग रही है, क्वाड को मजबूत करना। ये बातें होगी स्ट्रेटेजिक फ्रंट पे। अब बात आती है एनर्जी फ्रंट पे। एनर्जी फ्रंट पे जो प्राइमरी ठीक है, एक पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड, जिससे फिर वो बाहर निकल गए थे डोनाल्ड ट्रंप। बाइडेन ने कहा हम दोबारा इसमें ज्वाइन करेंगे और फोकस करेंगे एडेप्शन और मिटिगेशन टेक्नोलॉजी पर, जिसके अंदर हम जितनी नो हाउ टेक्नोलॉजिकल हेल्प आपको करा पाएं जिन डेवलपिंग कंट्रीज को, उनके लिए हम करने की कोशिश करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस है। तो पेस की जो बात की मैंने, वो इंडिया प्राइमरी फोकस कर रहा है किसके ऊपर, सोलर पावर के ऊपर। और इंडिया ने लगभग 450 गीगावाट का टारगेट 2030 तक का रखा है। और जो इंडिया ने अपने टारगेट्स रखे हैं, काफ़ी एम्बिशियस टारगेट्स रखे हैं UNFCCC में। और एक जो चीज़ देखने को मिल रही है वो रिटर्न ऑफ US इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस। डोनाल्ड ट्रंप के अंदर एक नी जो रिएक्शन था अमेरिका का, वो मेजर इंस्टीट्यूशन से बाहर निकल रहे थे। अंडर जो बाइडेन वी हैव सीन रिटर्न टू मल्टीलैटरलिज्म, चाहे पेरिस क्लाइमेट टॉक्स की बात हो, चाहे आप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को दोबारा उसका जीर्णोद्धार करने की बात हो, या फिर आप WHO में वापसी की बात हो, या फिर जो की नेगोशिएशन है जो वर्ल्ड ऑर्डर में जो उनकी प्लेस थी वहाँ वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विवाद भाई जो है हमारे विवाद इनके साथ रशिया के ऊपर बने हुए हैं, काटसा लगाने की बात चल रही है। हमें S-400 के ऊपर एक वेवर की उम्मीद है। अब पता नहीं यूक्रेन वार के बाद क्या होगा। पाकिस्तान को लेकर जिस तरह उन्होंने इस्तेमाल किया है अगेंस्ट अफगानिस्तान एंड टू फाइट तालिबान, टू फाइट USSR अक्रॉस द हिस्ट्री, और अभी भी उनका जो रवैया उतना सख्त नहीं। हालांकि अभी अमेरिका के बिना कहे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट रखना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने कई टेररिस्ट को डेजिग्नेट भी किया। पर हमें पता है कि अमेरिका स्टिल बीइंग वेरी सॉफ्ट। कुछ F-16 फाइटर प्लेन्स फिर देने की बात आ रही है। दे हैव बीन अगेन टर्निंग सॉफ्ट टुवर्ड्स पाकिस्तान, मे बी टू इंश्योर कि पाकिस्तान पूरी तरह चाइना के खेमे में ना चला जाए। दे आर ट्राइंग टू बैलेंस आउट पाकिस्तान एज वेल, विच डज नॉट सर्व्स द इंडियन इंटरेस्ट। भारत के
हितों के अनुरूप तो बिल्कुल नहीं है, प्रतिकूल है वो। तो पूरा प्रयास इस हिसाब से भी है कि भारत की वो भावना को समझे, जिसको मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है। फंगेन एफटीओ एक बहुत बड़ा नॉर्थ साउथ डिवाइड है, जहाँ पर यूएसए और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो चाहती हैं कि जो पीस क्लॉज इंडिया को मिला हुआ है या जो भी नेगोशिएशंस है वो ऐसी हो कि डेवलपिंग कंट्रीज को केवल नुकसान झेलना पड़े। इस केस में दे वांट टू बी इन फेवर ऑफ डेवलप कंट्रीज वाइल डेवलपिंग कंट्रीज वोटिंग अगेंस्ट इट। सिमिलरली जो डेटा सोवरेनिटी की बात आती है, डेटा सोवरेनिटी के केस में इनका कहना है कि फ्री फ्लो ऑफ डेटा होना चाहिए। तो इंडिया जो एक ओसाका ट्रैक कहते हैं इसको, जहाँ जापान, यूएसए और ऐसी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, डेवलप इकोनॉमीज है, वो कहते हैं फ्री फ्लो ऑफ डाटा होना चाहिए। डेटा सोवरेनिटी क्या है भाई? डेटा क्या है? कुछ नहीं है, मुहमाया, बहने दो फ्री में इसको। इंडिया जैसी कंट्री का कहना है कि भाई डेटा तो आपको फ्री में चाहिए, डेटा फ्री में बहने दो, कोई डेटा की कंपनी कहीं हो, कोई भी स्टोर करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाओ अपने देश में। प्लस डेटा कहीं भी है, जिसको जहाँ यूज है वहाँ करे लेके, लेकिन आदमी को मूव नहीं करने दोगे। जो प्रोफेशनल्स हैं अगर वो मूव करेंगे, ईजियर मूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स एंड वर्कर्स होगा तो इंडिया के लिए अच्छा होगा, उन पे इनको कुछ नहीं बोलना। सो इंडिया इज अगेंस्ट दैट। सो यूएस का ये जो अप्रोच है इसके खिलाफ इंडिया और अमेरिका के बीच में क्लियरली एक कॉमन टेम्पलेट नहीं है। फिर जो अमेरिका और इंडिया के बीच में एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनने वाली थी, बहुत दिनों से अटकी पड़ी है, जो मॉडल ट्रीटी थी उसको लेकर आगे इशू है। यूएस को इंडिया के आईपीआर लॉस इशूज है, स्पेसिफिकली जो एवरग्रीनिंग के खिलाफ है और जो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का पॉइंट दिया हुआ है इसके बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, उसका कहना है कि इंडिया आईपीआर में प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, इससे उनकी कंपनीज को बहुत लॉस हो रहा है, इसलिए बड़ा जरूरी है कि इंडिया इसमें सुधार करे। मैं पहले बता चुका आपको। अमेरिका में प्रोटेक्शनिस्ट बढ़ा, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी की बात हो रही है। H1B वीजा और L1 वीजा, जिनके थ्रू इंडिया के बहुत से वर्कर्स उनकी फैमिलीज जाती थी काम करने, टेकी स्पेसिफिक जो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में काम करते हैं, उनकी कटौती करने की वजह से भारत से जाने वाले लोगों की संख्या घट जाएगी, जो अगेन एक परेशानी का सबब है। अमेरिका ने इंडिया को जो जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के थ्रू जो कई जगह जो एक्सपोर्ट होते थे वो बिल्कुल उन पर जो रिबेट मिलती थी कस्टम ड्यूटीज़ वो बंद हो जाएंगे। अब उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, जिससे इनको लगभग 6.3 मिलियन का जो आइटम है उनमें जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती थी वो नहीं मिलेगी, तो इनके दाम बढ़ जाएंगे। दाम बढ़ेंगे तो लोग दूसरा प्रेफर करेंगे इंडियन गुड्स के बजाय, तो इंडिया पे लगातार खतरा बना रहेगा। तो जो ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है 2000 आइटम्स को वो बंद हो जाएगी। ये अभी तक का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी रहा है। $5.7 बिलियन का एक्सपोर्ट इसके थ्रू इंडिया ने किया है। तो ये हटने के बाद इंडिया को अपनी चीज़ें फिर से रीएनालाइज करनी होगी, रीएडजस्ट करनी पड़ेंगी। अगर इसी को जियो स्ट्रेटेजिकली देखें तो अफगानिस्तान में विड्रॉ कर लिया उन्होंने बिना इंडिया को बताया, तो उसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन पे देखने को मिला। इंडो पैसिफिक में इंडिया का फोकस कहीं और है, यूएसए का फोकस कहीं और है। मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर इंडिया की समस्या और है कि ईरान कहीं चाइना और पाकिस्तान के साथ नेक्सस न बना ले, क्योंकि इंडिया चाहता है ईरान का इस्तेमाल करना एज अ फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि ईरान पाकिस्तान के विवाद भी है। तो भारत चाहता है पाकिस्तान कि एक बॉर्डर पे और साइड जो अफगानिस्तान बैठा है उनके साथ विवाद है, ईरान के साथ विवाद है, तो इंडिया वुड लाइक टू प्ले दैट गेम, बट बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ अमेरिका इंडिया इज नॉट एबल टू डू दैट। क्लाइमेट चेंज पे एक बड़ा विवाद दोनों कंट्रीज के बीच में है कि अमेरिका कहता है कि भारत को भी पे करना चाहिए, भारत कहता है आपको अपनी हिस्टोरिकल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी चाहिए। हमारी पर कैपिटा एमिशन देखो दुनिया में सबसे कम है, वो तो जनसंख्या ज़्यादा इसलिए ज़्यादा दिख रही है आपको, वरना तो पर कैपिटा एमिशन कुछ नहीं है। हमारा पूरा राज्य जितना एनर्जी नीड यूज़ करता है उतना आपकी डिस्ट्रिक्ट यूज़ कर देता है, बट दे आर नॉट रेडी टू सी दैट। दे आर सेइंग कि भाई भारत एक तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, इंडिया शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इंडिया शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भारत में बना हुआ है इसके बारे में। फिर जो मैंने आपको डेटा सोवरेनिटी को लेकर ओसाका ट्रैक जो G20 की मीटिंग में इंडिया ने बाइकआउट किया था इसको ओसाका ट्रैक को, जहाँ बात की गई थी कि ऐसे लॉस बनने चाहिए जहाँ डेटा फ्री में फ्लो हो, जबकि इंडिया ने कहा कि नहीं, डेटा हमारा सॉवरेन डेटा है। अगर आपको हमारे देश में डेटा पे ऑपरेट करना है तो आपको इंडिया में अपने जो डेटाबेस सेंटर्स हैं वो खोलने पड़ेंगे। नतीजा क्या हुआ, अमेजॉन से लेके जो मेजर कंपनीज हैं, चाहे वो फोनपे की बात करो, जो फ्लिपकार्ट है वो असल में वॉलमार्ट कंट्रोल करती है और फ्लिपकार्ट के अंदर ही फोनपे आता है। तो फोनपे ने भी अपना डेटा सेंटर इंडिया में खोलना शुरू कर दिया था कि इंडिया में डेटा स्टोर करें वो, ताकि जो पॉलिसी है उसके साथ वो कॉन्फ्लिक्ट में ना आए। तो ये बदलाव जो हमें दिख रहे हैं ये इसलिए क्योंकि इंडिया ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है डेटा फ्लो को लेकर, क्योंकि चाहता है इंडिया की जो इंडिया की सॉवरेनिटी है वो बची रहे, क्योंकि डेटा इंडिया का सॉवरेन डेटा है, उसको बचाना इंडिया का काम है। और अमेरिका में हालांकि डेटा सर्वर में उनको ही रखना पड़ता है और फॉरेन सर्वर पे नहीं रख सकते, जबकि जो सिक्योरिटी एजेंसीज अमेरिका की उनके पास ये पावर है एज पर द क्लाउड एक्ट कि वो डेटा दूसरे सर्वर से भी ले सकते हैं, चाहे वो डेटा वो अमेरिका से निकले या कहीं और से निकले, अगर उनके हित के लिए है वो। तो ऐसे जो लॉज बनते हैं जहाँ अमेरिकन जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनके पास ये राइट है कि वो डेटा निकाल लें सर्वर से, तो ये भारत के हित के खिलाफ है। तो अब भविष्य में क्या दिख रहा है आपको? भविष्य में पहला तो कनेक्टिविटी पे फोकस है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की बात हो गई, क्वाड को एक्सटेंड करने की बात हो गई, सप्लाई चेन रिजिलियंस को ग्रो करने की बात हो गई, या फिर जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके का एक ऑकस बना है जिसके अंदर न्यूक्लियर सबमरीन और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे यूएस और यूके ऑस्ट्रेलिया को, ताकि इंडो पैसिफिक सेफ रहे। ऐसे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को साथ मिलकर इंडियन ओशन रीजन को और ज़्यादा सिक्योर किया जा सकता है। मैरीटाइम डोमेन में कॉपरेशन, ब्लू इकोनॉमी को ग्रो करना, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ऑलरेडी इनिशिएटिव लॉन्च हो चुका है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पर एक दूसरे की बातों को समझ के कॉमन ग्राउंड तलाशना चाहिए जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस आए। ट्रेड में दोनों कंट्रीज को जरूरत है कि अब बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी लेके आए, ताकि जो उनकी $500 बिलियन ट्रेड का सपना है 2025 तक उसको पूरा कर पाए, जिसमें पोटेंशियल है, और सप्लाई चेन को डीरिस्क करें, जिसके लिए आप सप्लाई चेन इनिशिएटिव जैसे कदम का हवाला दे सकते हो कि ये स्टेप्स और स्ट्रांगली और फेवरेबली इंडिया और यूएसए को लेनी चाहिए, ताकि रिलेशन स्ट्रांग हो पाए इनके बीच।